नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और सिलेक्शन की ओर ले जाती है। दोस्तों बात करेंगे एनवायरनमेंट यानी कि ईवीएस की क्लास की बात करेंगे। ईवीएस के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। 48 नंबर दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको इतना हेल्पफुल लगेगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन इसमें सबमिट किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों 3 से 3.5 घंटे के मेहनत के बाद ये 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है केवल आपके सिलेक्शन के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो एक बार सभी प्यारे मित्र दिल से वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे मित्र हैं जिनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। इसके पिछली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते तो हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग लिंक आएगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधियों में कौन सा उसका वैवाहिक संबंध नहीं है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। फैमिली से रिलेटेड और सभी लोगों को पता है, परिवार मित्र से पहली आपका जो एनसीईआरटी की बुक है, पहला आपका चैप्टर आपके सिलेबस में परिवार से ही है, फैमिली से ही प्रश्न आते हैं। तो किसी व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधियों में से कौन सा उसका वैवाहिक संबंधी नहीं है। वैवाहिक संबंधी नहीं है, यहाँ पे एक चीज हमें नोट कर लेना, वैवाहिक संबंधी नहीं है। पत्नी का भाई, तो पत्नी तो वैवाहिक संबंध हो गया। माता के भाई की पत्नी, पत्नी भी शब्द आएगा यानी वैवाहिक संबंध है। पति पत्नी जहाँ पे शब्द आए वह वैवाहिक संबंध कहलाता है। तीसरा है माता के भाई की बेटी, ठीक है, तो बेटी यहाँ पे आ रहा है, भाई आ रहा है, तो यहाँ पर तीसरे में मुझे लगता है डाउट हो रहा है। चौथा देखते हैं, व्यक्ति की पुत्र वधू, तो वधू भी एक क्या कहलाती है, वधू यानी बहू, पुत्र वधू, पुत्र और वधू दोनों आ गए तो पति पत्नी ही कहलाएंगे। यानी कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है यह दोस्तों वैवाहिक संबंधी है, लेकिन माता के भाई की बेटी यह वैवाहिक संबंध में नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है आप लोगों से और आप लोगों का जवाब बेहतरीन लाजवाब आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नातेदारी की प्राथमिक श्रेणी में आने वाली संबंध है। दोस्तों हम बात करेंगे नातेदारी की, ठीक है, नातेदारी रिलेशन की बात करेंगे और उसमें प्राथमिक श्रेणी में आने वाला संबंध कौन सा कहलाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्नों को, ठीक है। प्राथमिक श्रेणी की बात कर दिया गया, तो चाचा भतीजा प्राथमिक श्रेणी के संबंध में आएंगे, पिता पुत्र आएंगे, दोनों आएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ी फंसती है इन दोनों में, चाचा भतीजा और पिता पुत्र। तो यहाँ पे प्राथमिक श्रेणी की बात की गई है। अगर यहाँ पे देखिए चाचा भतीजा प्राथमिक नहीं द्वितीयक हो जाएगा, क्योंकि चाचा कौन है भैया, पिता का भाई है। भतीजा यानी कि पिता का भाई, या चाचा यानी उसके भाई का बेटा भतीजा कहलाएगा। तो ये प्राथमिक श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे चाचा लिख दें, इसमें क्या होगा, चाचा का क्या होगा, यहाँ पे उसका पापा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ठीक है। सभी लोग जानते हैं ये चाचा हो गया और ये पापा हो गया और पापा का ये बच्चा हो गया, भतीजा कहलाएगा। तो इसका रिलेशन क्या है, ये भतीजा से आ गया। तो प्राथमिक श्रेणी में तो भाई होता, ये क्या आ गया, द्वितीयक श्रेणी में आ गया। भैया थोड़ा माइंड टेस्ट कर लीजिए। तो प्राथमिक श्रेणी में आपका पिता और पुत्र आएगा, ठीक है। पिता का संबंध दोस्तों सीधे डायरेक्टली प्राथमिक श्रेणी पुत्र से होता है, सभी लोग जानते हैं। आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब आप बोलेंगे पुत्र सर कैसे कर दिए, थोड़े एक नातेदारी शब्द समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, वीडियो देखिए, ठीक है। नॉलेजेबल वीडियो रहेगा, थोड़ा एक कंसेप्ट भी होते हैं, इनसे भी हमें समझने की, क्योंकि नॉलेज दोस्तों, नॉलेज जो होता है, ज्ञान हमेशा कम नहीं होता है, ठीक है। तो नातेदारी शब्द में कई अर्थ, वास्तव में इस शब्द की जटिलता इतनी अधिक है कि इसके किसी भी अध्ययन में हमें सर्वप्रथम इसका अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहिए। नातेदारी शब्द का देखिए, नातेदारी का एक अर्थ जैविक है, नातेदारी का एक अर्थ जैविक है और दूसरा अर्थ व्यवहार संबंधी होता है और तीसरा अर्थ भाषा संबंधी। यह बहुत आवश्यक कि हम नातेदारी की इन तीनों संदर्भों को एक दूसरे से पृथक रखें। और जैविक संबंधों को लेकर मनुष्यों में दो प्रकार के संबंध होते हैं। देखिए पहला आपका देखिए क्या आया था, जैविक संबंध आता है, ठीक है। नातेदारी का अर्थ क्या है, जैविक, पहला जैविक आएगा क्योंकि हमें प्राथमिक पता करना है, ठीक है। तो मनुष्यों में दो प्रकार के संबंध होते हैं। संबंधों का एक प्रकार होता है वंशज, वंशज से संबंध, और दूसरा यौन संबंध से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वंशज और यौन दोनों से आपका पिता और पुत्र होते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पिता जो होते हैं वंशज कहलाता है पुत्र पिता का, और यहाँ पे
दोनों चीजें आपकी सार्थक जा रही हैं ऑप्शन नंबर पिता पुत्र पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है दोस्तों। कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, आलस्य का अभाव या श्रम विभाजन की सुविधा। तो दोस्तों संयुक्त परिवार का ये गुण नहीं है। देखिए मैं बता देता हूं दोस्तों, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त संयुक्त परिवार है तो कोई कुछ कर लेगा। कृषि व्यवस्था के लिए कोई खाद लाएगा, कोई बीज लाएगा, कोई ट्रैक्टर ले आके खाद जुतवा देगा, कोई पानी लगा लेगा, कोई कटवा लेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में कुछ ना कुछ ये रहता है, तो कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है संयुक्त परिवार। शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप भी होता है, ठीक है, संयुक्त परिवार। और श्रम विभाजन की भी सुविधा होती है, कोई घर का काम करता, कोई बाहर का, कोई कुछ है, डॉक्यूमेंट्री जो भी सारी चीजें हैं ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आलस्य का अभाव जो है, ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया, ये गुण आपका संयुक्त परिवार का नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य है, बांदीपुरा अभयारण्य है, डाम्प वन्यजीव अभयारण्य है, यह आपका दोस्तों मानस वन्यजीव अभयारण्य है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सटीक आंसर क्या होगा, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं। और इसका पहले नाम दोस्तों हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला जो नाम अगर था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क था, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, जिसे अब हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जाने जाते हैं। लेकिन जब ये दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क ही था। तो हेली नेशनल पार्क भी नाम आ सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका निर्माण 1936 में हुआ था। अब इसे क्या वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के इससे नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व वन्य जीव यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF कोष की स्थापना जीवों को संरक्षण हेतु, ठीक है, जीवों को संरक्षण हेतु काम की गई 1950 में, 1972 में, 92 में, 61 में। तो जब भी दोस्तों विश्व वन्यजीव WWF की बात की जाए, इस कोष की स्थापना की बात की जाए, तो आंख बंद करके 1961 का एक सील का ठप्पा लगा देना है कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी हम बात करते हैं दोस्तों प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं, उसके हेतु विश्वव्यापी कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का गठन जो है वर्ष 1961 में हुआ था। उसी वर्ष इसका पंजीकरण एक परोपकारी, ठीक है, चैरिटी संस्था के रूप में हुआ था। यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रखरखाव संबंधी मामलों पर कार्य करता है। अगला प्रश्न क्या है, लाजवाब प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलेगी। भैया सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलेगी, मरुस्थल में, शीतोष्ण प्रदेश में, कोरल रीफ में, या कोई नहीं। देखिए सभी लोग जानते हैं सर्वाधिक जो जैव विविधता मिलती है वह कहाँ पर मिलती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। संसार की 50% प्रजातियां निवास करती हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, और इस क्षेत्र में जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में अमेजन राष्ट्रीय उद्यान अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक मानी जाती है। किसकी, अमेजन की मानी जाती है, जो कि दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा संबंधी, तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा कोरल रीफ की तरफ। और बहुत से मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु का सवाल होगा, क्वेश्चन होगा कि सर ये कोरल रीफ है क्या चीज। दोस्तों ये एक प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टान है। कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए एक कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। क्या, एक प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें होती हैं, ठीक है, किसके द्वारा समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों, ठीक है, के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जिन्होंने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, ये आवर फैमिली है, हमारे परिवार है दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। साग पौधे का उदाहरण क्या भैया, मेहंदी हो गया, आम हो गया, केर हो गया, टमाटर हो गया। तो दोस्तों हम साग पौधे की बात करेंगे, झाड़ी की बात करेंगे, पेड़ की बात करेंगे, इनसे एक क्वेश्चन आता है, तो तीनों चीजें समझेंगे, थोड़ा टाइम जरूर दीजिएगा। तो साग पौधे का उदाहरण टमाटर होता है, ठीक है। हर्ब की बात करेंगे, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को साग कहते हैं, जैसे टमाटर, गेंदा। किनको साग कहते हैं, जिनके हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को साग कहते हैं।
झाड़ी यानी सर्व किसे कहते हैं भैया? जिन पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब, ठीक है, बोगनविलिया हो गया, ये सभी झाड़ी के श्रेणी में आएंगी। और हम बात करेंगे वृक्ष, ट्री की बात करेंगे। कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, इनका तना कठोर, सुदृढ़, मोटा होता है। इनमें क्या है, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलती हैं और उन्हें ट्री कहते हैं यानी वृक्ष कहते हैं। आई होप आप लोग हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और मैं समझा पा रहा हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चाय का पौधा मूल रूप से किस देश का है? भारत का है, श्रीलंका का है, नेपाल का है, चीन का? यहाँ से दो ऑप्शन है, भारत और चीन बचता है। भैया हम बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य सबको ही जानते हैं भैया, असम राज्य में चाय का उत्पादन नंबर 1 पे है। तो इससे आज दोस्तों चाय का पूरा क्लियर कर देंगे, चाय का चैप्टर ही क्लियर करते हैं। थोड़ा टाइम दीजिएगा, 20 से 30 सेकंड मेरे को टाइम दीजिए, ठीक है। देखिए चीन के जब ऑप्शन आता है तो चीन में क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चाय अगर आता है किस देश में तो चीन आएगा। और चाय का पौधा मूल रूप से किस देश का है तो यह भारत का है। यह पूरा मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले सन 1800 आपके 15 में कुछ अंग्रेजी यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जिससे स्थानीय कबायली लोग एक पेय बनाकर पीते थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इसके बाद आपके 1835 में असम में चाय के क्या है, बाग लगाए गए। और कहते हैं कि दोस्तों एक दिन चीन के सम्राट सैन नुंग के रखे हुए गर्म पानी के प्याले में हवा के जरिए उड़कर कुछ सूखी पत्तियां आकर उसमें गिर गईं, जिनसे पानी में रंग आया। और जब उन्होंने उसकी चुस्की ली तो उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आया। बोले आह क्या स्वाद है। बस यहीं से शुरू हुआ दोस्तों चाय का सफ़र। ये बात ईसा से क्या है, लगभग ये आपके क्या लिखा हुआ है, 27 से 37 साल पहले की है। 2737 यानी कि सन 350 में चाय पीने की परंपरा का पहला उल्लेख मिलता है। और सन आपके 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय यूरोप ले गए थे, ठीक है। डच व्यापारी चीन से चाय यूरोप ले गए थे और धीरे धीरे ये समूची दुनिया का प्रिय देश में पदार्थ बन गया। देखिए चीन से चाय जो है यूरोप कौन ले गए थे, एक डच व्यापारी ले गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें परंपराएं हैं। और चाय का उत्पादक जो है विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है तथा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। और यहाँ तक कि श्रीलंका की राष्ट्रीय आय भी चाय के निर्यात से चलती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ठीक है। आपका जो भी ओपिनियन पोल हो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार हेतु कितनी नगद राशि दी जाती है? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार हेतु कितनी नगद राशि दी जाती है? 25,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, ठीक है। राइट ऑप्शन दोस्तों जाएगा 50,000 ऑप्शन के साथ। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार ये आपका जो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी और अनुकरणीय कार्य किया है। व्यक्तियों संस्थाओं को 4 श्रेणियों में 2,50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति या संस्थाओं को 4 श्रेणी में दिया जाता है, 2,50,000, ठीक है। तो पहली बार आपका 50,000 दिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। स्थलीय पारिस्थितिक सत्र का उदाहरण क्या है? वन होगा, मरुस्थल होगा, घास स्थल होगा, उपयुक्त सभी होंगे। तो जब भी हम स्थलीय परिस्थिति की बात करते हैं उसके सत्र का उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वन होगा, मरुस्थल, घास स्थल यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका सपोर्ट लाजवाब है, उम्दा है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़े योगदान आप लोगों का होगा। तो आप लोग अपने आप में दोस्तों भावी अध्यापक समझिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का यह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान आदियों का होना यह पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं समताप मंडल है दोस्तों भैया, ठीक है। क्या होगा, समताप मंडल में लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। और इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। तापमान जो है मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं मुक्त रहती हैं आपके समताप मंडल में। और यहाँ से ऊपर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। ओजोन परत टूटने की इकाई डॉप्सन में मापी जाती है। तो ओजोन परत जो होती है उसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, डॉप्सन है। और देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न,
प्रोटीन का सबसे धनी स्रोत कौन सा है? अंडा है, ठीक है, दाते हैं, सोयाबीन है, आलू है। दाते नहीं, यहाँ पे दालें होगा, ठीक है, यहाँ पे दालें होगा, मिसप्रिंट हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दालें हैं। तो प्रोटीन का सबसे धनी स्रोत की बात करते हैं, कहते हैं ना सबसे धनवान पुरुष, जी है, तो सबसे धनी, प्रोटीन का सबसे धनी आपका सोयाबीन कहलाता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लगभग 40% डायरेक्टली आपका प्रोटीन वहां से सोयाबीन से मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भोजन का पाचन होता है छोटी आंत से, बड़ी आंत में, ग्रासिका में, अमाशय में। तो दोस्तों भोजन का पाचन जो है अमाशय की बात करते हैं, राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और डायरेक्टली पहले अमाशय में जाता है, इसके बाद बड़ी आंत छोटी आंत में जाता है, ठीक है। तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में? सभी लोग कमेंट करेंगे। फड़के स्टूडियो, ये मैं एक प्रैक्टिस सेट पे यह क्वेश्चन ला चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले। और दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस सेट 48 है, आप लोग समझ सकते हैं मैंने 50 प्रैक्टिस सेट का वादा किया था आप लोगों से, वो जल्दी पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन की बात करती है, शिक्षा की बात की जाती है, और राष्ट्रहित में शिक्षा की बात की जाती है, और पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश से सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर में है, रीवा में है, धार में है, भोपाल में है। कमेंट आ चुका है, फटाफट कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कमेंट की झड़ी लग गई है भैया आज, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। इसी तरह आप अपना हौसला बनाए रखिए, मोरल एक्टिविटी बनाए रखें। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के आपके धार जिले में है दोस्तों। और यह दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में यह बनवाया गया था, जो कि धार जिले में है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश का जो पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम अवार्ड दिया जाता है, विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, शिखर अवार्ड दिया जाता है, 4 अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन एक पुरस्कार इनमें से खेल से संबंधित नहीं है। वह कौन सा है? देखिए, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र, एकलव्य, ये तीनों खेल से, स्पोर्ट्स से संबंधित आपके अवार्ड है, लेकिन शिखर अवार्ड जो है आपका, ये स्पोर्ट्स से संबंधित नहीं है, क्योंकि शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1980 और 81 में हुई थी। शिखर अवार्ड की शुरुआत आपके मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1055 किलोमीटर, 1066, 1077, 1078। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की लंबाई की बात करते हैं, तो 1077 आपका टोटल है। और नर्मदा नदी की टोटल लंबाई 1315 किलोमीटर है, जिसमें समझ सकते हैं 1077 भाग, यानी लगभग 71 या 72% लगभग आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो नर्मदा की लंबाई 1315 किलोमीटर है टोटल, और 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई टोटल 1077 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम शिखर सम्मेलन, जिसके पश्चात 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, आयोजन कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे मित्रों, पर्यावरण शिक्षण हेतु प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, जिसके पश्चात 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण के दिवस से मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह आयोजन कहाँ हुआ था? यह शिखर सम्मेलन किस शहर में, इसका नाम क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल है, स्कॉटहोम है, रियो डी जेनेरो है, या क्योटो है? दो नाम में कंफ्यूजन होता है मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, स्कॉटहोम या रियो डी जेनेरो। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, सी ऑप्शन सही नहीं होगा, राइट ऑप्शन जाएगा स्कॉटहोम की तरफ जाएगा, ठीक है। हम यही तो करते हैं, हमें नाम सुना कि अरे यार रियो डी जेनेरो नाम सुना था, शायद यही होगा, शायद में हमें नहीं जाना है, हमें जो कन्फर्म हो उस ऑप्शन के साथ जाना, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार 5 जून जो है 1972 को स्कॉटहोम में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। 5 जून 16 जून 1972 का, 5 जून से कितना 16 जून, ठीक है, तक स्वीडन के प्रमुख शहर, ये भैया शहर कहाँ है? स्कॉटहोम में, स्वीडन का एक शहर है। और स्कॉटहोम मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संबंधी जो है चिंता पर चर्चा का पहला प्रयास था, ठीक है। कहाँ पर? स्कॉटहोम पर। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खाद बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जैविक खाद बनाने में गोबर प्रयुक्त होता है, सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं वो भी प्रयोग में आती है, केचुआ भी आता है, ठीक है, लेकिन चूना नहीं आता है भैया।
क्या चूना जैविक खाद बनाने में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 60% यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, 40% बहुत ही क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, और जो जो सब लोग कर लेंगे। ठीक है, जो चैनल नहीं देखते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, ठीक है, फालतू इधर कॉमेडी वीडियो देखते हैं, अरे देखना चाहिए सब कुछ, लेकिन हमारा जो सपना है उसको भी साथ 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 लेके चलना है। ठीक है, तो हमें उस कैटेगरी में आना जहां पर हम 80% मार्क अटेंड कर सके। ठीक है, 80% की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन सरोपर ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि वायु प्रदूषण में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो वायु प्रदूषण से होने वाला रोग आपका ब्रंकाइटिस है, अस्थमा है, फेफड़े कैंसर है। तो ये सभी रोग जो है वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं, और वायु प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के साथ साथ वातावरण पर भी पड़ता है। यदि केवल मनुष्य की बात की जाए तो वायु प्रदूषण में उसे दिल संबंधी बीमारी, जैसे दिल का कहते हैं ना, दिल की बीमारी लग गया भैया, और फेफड़ा जो कैंसर होता है, किडनी का खराब होना, मुर्दे का खराब होना इत्यादि, ये परेशानियां आपके वायु प्रदूषण के प्रभाव के कारण होती हैं। ठीक है, दिल का दौरा पड़ना सभी लोग जानते हैं, सुने होंगे भैया, उसका दिल का दौरा पड़ गया, वो तो बैठे बैठे चले स्वर्ग सुधार गए, स्वर्ग पर पहुंच गए भगवान की कृपा में आशीर्वाद लेने। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर के अंदर वायु प्रदूषक कहाँ से प्रवेश करते हैं? हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, बात करते हैं हमारी बॉडी और शरीर में जो अंदर वायु प्रदूषक होते हैं वो पहुंचते कहाँ से भैया? ये एक लॉजिकल बात है। कहाँ से? पाचन तंत्र से पहुंच जाते हैं क्या? अंदर से उत्पन्न होते हैं क्या? क्या ये उत्सर्जन तंत्र से होते हैं क्या? ठीक है, क्या ये श्वसन तंत्र से, क्या ये त्वचा द्वारा भैया? त्वचा में थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, शायद हो सकता है हवा चारों तरफ से चलती है, त्वचा में हमारे हाथ पैर से अंदर चले जाते हो। क्या सही है क्या दोस्तों? देखिए, शरीर के अंदर वायु प्रदूषक कहाँ से प्रवेश करते हैं भैया? श्वसन के तंत्र से। वही वायु हम श्वास कहाँ से लेते हैं भैया? ठीक है, श्वसन तंत्र से ही लेते हैं। ठीक है, श्वसन नली से लेते हैं, श्वासोच्छ्वास द्वारा लेते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर वायु प्रदूषक हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा पहुंचते हैं। और अगला प्रश्न यह है कि पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है? वाह क्या बात है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का जो प्रभाव है वह दोस्तों बाढ़ में पड़ता है, अकाल में, भूखमरी में, उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पे बाढ़ शब्द दिया गया, पहला ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे द मिसप्रिंट हुआ है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? बाढ़। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सही ऑप्शन, सटीक आंसर क्या होगा। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का प्रभाव। देखिए बाढ़ में भी पड़ता है, अकाल हो गया, भुखमरी हो गया। देखिए पृथ्वी में तापमान होगा तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो अकाल होगा, ठीक है, भुखमरी भी होती है। तो ये सभी जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का प्रभाव इन सभी पर पड़ता है। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो बाढ़ पे पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 70% जो आंसर सही होने के चांसेज है वो बाढ़ में होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है, बाढ़ उपर्युक्त सभी है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए ज़्यादातर आपका क्या ओपिनियन है, पहला ऑप्शन है या डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो एक आयामों में है, बी आयामों में है, बहुआयामी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो एक बहुआयामी कहलाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये बहुआयामी क्यों होता है भैया? इसमें साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, ठीक है, आपके बायो भी आती है, बॉटनी भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, सारा कुछ यहाँ पे एक है, इसलिए बहुआयामी बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छ वायु आवश्यक है, स्वच्छ जल आवश्यक है, प्रदूषक मुक्त आवास है, या उपयुक्त सभी होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वस्थ पर्यावरण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? देखिए अगर आपको स्वस्थ पर्यावरण चाहिए तो आपके लिए स्वच्छ वायु होना चाहिए, ठीक है, स्वच्छ जल भी होना चाहिए वहाँ का। अगर गंदगी होगी, जल यहाँ वहाँ भरा रहेगा, कीड़े मकोड़े होंगे, मच्छर होंगे, तो स्वस्थ पर्यावरण नहीं बन पाएगा। तो स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और प्रदूषक मुक्त आवास होना चाहिए, यानी आसपास जो है प्रदूषण के स्रोत नहीं होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपके स्वस्थ पर्यावरण के लिए आवश्यक है, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 21 नंबर क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, 24 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, बेहतरीन लाजवाब 6 प्रश्न है और देखिएगा ध्यानपूर्वक। पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध नहीं है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध आपका यूनिफ है, आपका ग्रीन पीस है, WWF है, या रेड क्रॉस है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपका रेड क्रॉस नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रेड क्रॉस यहाँ पर सही नहीं होगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है?
एकल अनुशासनिक होती है, द्वि अनुशासनिक होती है, संकुचित होती है या बहु अनुशासनिक होती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है, जो हमारी ईवीएस की कल्चर है वह कैसी होती है। इन्वायरमेंट स्टडीज कल्चर की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो वह दोस्तों बहु अनुशासनिक होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या होता है। चक्रवात हो गया, अम्लीय वर्षा हो गया, मूसलाधार वर्षा हो गया या आंधी हो गया। तो वायु प्रदूषण का जो दोस्तों दुष्प्रभाव पड़ता है वह डायरेक्टली जो है आपके चक्रवात पर पड़ता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कैसे आप लोग डायरेक्टली बोल देते हैं। भैया हम रिसर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिसर्च है कि देखिए तमाम रिसर्च और अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि चक्रवात यानी साइक्लोन का प्रदूषण से सीधा संबंध होता है। किसी भी चक्रवात की तीव्रता बढ़ाने में प्रदूषण का एक बड़ा काम करता है। ठीक है, तो यह आपका डायरेक्टली चक्रवात हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगला प्रश्न है कि एक दूसरे के पूरक है। मृदा विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, भौतिक विज्ञान, रसायन, राजनीति विज्ञान एवं पर्यावरण या अनुवांशिकी एवं वाणिज्य की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों एक दूसरे के पूरक मृदा विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन है। ठीक है, मृदा यानी मिट्टी होती है और पर्यावरण तो सभी लोग जानते हैं हमारे आसपास का जो भी आवरण है, तो ये सभी एक दूसरे के पूरक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, एक विषयी है, दो विषयी है या विविध विषयी है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है दोस्तों इन्वायरमेंट स्टडीज है, उसकी जो प्रकृति है कल्चर है वह विविध विषयी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन जो है विविध विषयों से होने के कारण इसे विविध विषय कहा जाता है। विज्ञान विविध विषय जैसे वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र से संबंध है। और पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र जो है पर्याप्त व्यापक है और यह स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जीव मंडल को समाहित करता है। अब देखते हैं दोस्तों दो प्रश्न और लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि शांत घाटी आंदोलन भारत के किस राज्य से चलाया गया था। उत्तराखंड राज्य से, मध्य प्रदेश से, केरल से, उड़ीसा से। तो हम बात करेंगे दोस्तों शांत घाटी आंदोलन की बात करेंगे और भारत के किस राज्य से चलाया गया था, तो ये आपके ओनली वन फॉर केरल राज्य की बात करेंगे हम सी ऑप्शन के साथ। कि दोस्तों केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर भी है। और 1980 में यहाँ कुंदी पूंछ जो है नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव भी रखा गया था। किस पर? शांत घाटी परियोजना पर। किस नदी पर? कुंती पूंछ नदी पर। कितने मेगावाट? 200 मेगावाट पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 30वां आपका प्रश्न है कि खाना पकाने में काम आने वाली गैस है आपकी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या बायोगैस है। ठीक है, तो खाना पकाने में काम आने वाली आपके सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक एलपीजी आती है आपका, एलपीजी गैस हो गया जो हमारे घरों में है, खाना बनता है जिससे। एक आता है यहाँ पे जो ऑप्शन पे है बायोगैस। ठीक है, तो खाना पकाने में काम आने वाला देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बायोगैस जो है आपका डायरेक्टली है। ऑक्सीजन देखिए जलने में सहायक होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सभी लोग कमेंट करें। देखिए जलने में सहायक कौन होती है, ऑक्सीजन होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे कमेंट करें फटाफट। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, उम्दा है दोस्तों। और आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का सपोर्ट ही बहुत बेहतरीन है, लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों।